मुंह से एक शब्द भी निकलता है, अद्भुत। एक श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, जिसका अर्थ क्या हुआ? सिर्फ उम्मीद करने से काम नहीं होता, प्रयास करना पड़ता है। पर भारत में विपक्ष सिर्फ आस के सहारे है। विपक्ष को उपचुनाव की 3 सीटों के नतीजों में बदलाव की बयार इस वक्त दिख रही है, और मैं शब्द बहुत सोच समझकर इस्तेमाल कर रही हूं। और ऐसा क्यों कर रही हूं, बोर्ड बाबू की मदद से आपको समझा देती हूं। देखिए, ये दरअसल सियासत का फैक्ट चेक है, ठीक है? अब इस पर भी अच्छा, ये बताइए देश में कितने विधानसभा सीट है? इस देश में 4123 विधानसभा सीटें हैं। कितनी है? 4123। अच्छा, अभी जो उपचुनाव हुआ है वो कितनों पर हुआ है? 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ है ना? मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया और हो गया बिहार, 3 सीटों पर। अब मुझे बताइए, अगर इसका पूरा परसेंट निकाला जाए तो कितना होगा? मतलब आप ऐसा कर दीजिए, 4123 इंटू 100 इज इक्वल टू 0.07 आ जाएगा। यानी ये 1% का भी 10वें हिस्से से कम वाला हिस्सा है। समझिए आप, इतनी सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ है और इससे देश में हवा बदल गई। लहर ही लहर है। अच्छा, हो सकता है कि आप कहें मैडम ये तो शुरुआत है अभी, है ना, आगे आगे देखिए होता क्या है, क्योंकि यहीं पर सीजेपी, जेनजी का प्रदर्शन और इन्होंने ही चुनाव के नतीजों पर असर डाला है। राइट, ये कह सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि फिर गुजरात का जो मांजलपुर है वहां तो बीजेपी जीती है, और पहले भी बीजेपी के पास थी वो। मध्य प्रदेश की दतिया सीट वो पहले भी कांग्रेस के ही पास थी, आज भी है। बस बिहार की बांकीपुर सीट जो है वो बीजेपी के पास थी, अब जनसुराज वहां जीत गई है। और ये कोई छोटी मोटी हार भी नहीं है, मैं बहुत क्लियरली आपको कह देती हूँ। ये वो ट्रिपल वाली पक्की जो इंजन वाली सरकार नहीं होती है कि भैया बीजेपी का अध्यक्ष कहां से? यही सीट बांकीपुर से, बिहार से। पहली बार जो मुख्यमंत्री बना बीजेपी का बिहार में, कब बना? वो अभी हाल फिलहाल में, है ना? और फिर ये वाली सीट, और फिर केंद्र में तो मोदी सरकार है ही, तो ये हो गई ना ट्रिपल इंजन। तो बांकीपुर की सीट कोई छोटी मोटी हार नहीं है। लेकिन विपक्ष जो गदगद हो रहा है, मैं ये सवाल पूछ रही हूं, क्यों? वाई? भाई, देश की कुल 4123 विधानसभा सीटें जो इस वक्त मैंने आपको बताई। फिर चलिए बोर्ड बाबू, ये देख रहे देश में जो कुल सीटें हैं वो कितनी हैं? अभी आपको पता पड़ गया ना, 4123 है। बीजेपी के इसमें कुल एमएलए कितने हैं? 1813। शेयर उसमें कितना हो जाता है? 43.9% हो जाता है। अगर एनडीए इसमें मिला दिया जाए तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 2530 एमएलए का। यानी शेयर पूरा कितना हो जाता है इन 4123 में? लगभग 61.3%। ठीक है। हमारे यहां एक मशहूर कवि हुए हमारे देश में, दुष्यंत। उनका एक शेर है, कहिए इरशाद। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। अब ये लाइन दुष्यंत साहब ने लिखी तो आपातकाल के आसपास थी, पर आज 51 साल बाद भी देश के मौजूदा विपक्ष के हाल इसमें फिट हो जाते हैं, एकदम सटीक। मतलब जो विपक्ष संसद में जेन जी का मुद्दा उठा के फिर भूल गया, फिर चंदा चोरी पर आ गया, झारखंड के जेन जी को तो भूल ही गया,
वोट के लिए दिन रात जेनजी का जो जप किए हुए हैं, कोई विष्णु का अवतार देख रहा है, कोई लोकतंत्र का नया चैंपियन बता रहा है। लेकिन अगर दिल्ली के आंदोलन का असर बांकीपुर में है तो जनता ने बांकीपुर में बीजेपी की जगह जनसुराज को क्यों चुना? विपक्ष के किसी पार्टी को तो वो चुनता ना, क्यों नहीं चुना? और जो विपक्ष का प्रत्याशी वहां पर था, कौन था? आरजेडी की रेखा गुप्ता। उनकी जमानत जब्त हो गई, जमानत तक नहीं बची। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब विपक्ष अपने ही बनाए बबल में जीत रहा है, और जब जनता का आदेश आ रहा है तो सब धराशायी हो रहा है। और मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रही हूं, एकदम फैक्ट के साथ। नवंबर 2020 से दिसंबर 2021, एक साल इस देश में किसान आंदोलन चला। आखिरकार नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने क्या किया? 3 कृषि कानून वापस ले लिए। तब क्या माहौल था, याद है ना आपको? कि अब तो गया, सब कुछ हाथ से निकल गया। फरवरी मार्च 2022 में, यानी आंदोलन खत्म होने के महज 2 से 3 महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव हुए। कितने? 5 राज्यों के। गिन लीजिए वो। उत्तर प्रदेश कृषि आंदोलन का ये मरकज था, एपी सेंटर। यूपी का नोएडा, गाजियाबाद। दूसरा पंजाब, फिर उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर। ये वो सारे, उत्तराखंड तो जिसकी एक सीमा हरियाणा से लगती है, जो आंदोलन का सबसे बड़ा एपिसेंटर था। सारे किसान वहां पर बैठे हुए थे। और इन राज्यों में जब चुनाव हुए, किसान आंदोलन में सरकार की ज्यादती, किसानों की बेहाली विपक्ष से सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा था। जैसा आज कर रहा है कि जेनजी पर ये लाठियां बरसा रही है सरकार, ये कर रही है, वो कर रही है, किसान नाराज, सरकार पलट देंगे। तब भी हुआ था। मौका हमारे पास है, किसी और के पास है ही नहीं, ये विपक्ष को लगा था। यूपी में बीजेपी इतिहास रचते हुए फिर से सत्ता में आई। उत्तराखंड में पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई, सत्ता में बीजेपी आई। गोवा और मणिपुर में बीजेपी ने अपने पिछले सारे प्रदर्शन को सुधार दिया। जहां आंदोलन का सबसे ज्यादा असर था, पंजाब, वहां तो खेल ही हो गया। कांग्रेस जो खुश हो रही थी कि अब तो बीजेपी गई, वो तो आई नहीं आई, पंजाब से कांग्रेस गई। किसान आंदोलन से एंटी बीजेपी सेंटिमेंट फेवर कर गया आम आदमी पार्टी को। कांग्रेस आउट हो गई, सत्ता में आम आदमी पार्टी आ गई। हुक्म, इस देश में लोकतांत्रिक चुनाव 51 से शुरू हुए हैं। तो जब चुनाव हुए हैं तो उपचुनाव भी बीच बीच में होते रहे होंगे ना। साल था 1963। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव उस वक्त हुए, एक अमरोहा और दूसरा फर्रुखाबाद। दोनों सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस कभी हारी नहीं थी, हार गई, बिल्कुल बांकीपुर की तरह। अमरोहा से कौन जीते? निर्दलीय जेपी कृपलानी। फर्रुखाबाद से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राम मनोहर लोहिया। दोनों जगह से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव हार गए। पंडित नेहरू इस हार से इतने नाराज हुए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता को एक लेटर लिखा। उस लेटर में चुनाव आयोग के अधिकारियों पर पूरी तरह से निष्पक्ष न होने का आरोप तक लगा दिया। कांग्रेस के नेताओं को चुनाव को सीरियसली नहीं लेने की बात भी कही। अब पंडित नेहरू राजनीति को समझते थे, उन्हें मालूम था उपचुनाव में हार उनके इकबाल पर सवाल उठाएगा। पर इस नतीजे के बाद 1967 में लोकसभा का चुनाव हुआ। कांग्रेस उपचुनाव में हार गई थी। अपने 2 प्रधानमंत्रियों के मृत्यु के सदमे के बावजूद जीतकर सत्ता में आ गई, क्योंकि उपचुनाव की गलतियों से तब की कांग्रेस ने सीख हासिल कर ली। 63 से सीधे 2009 में आ जाइए। बिहार, जहां नतीजों में विपक्ष लोकतंत्र की महक महसूस इस वक्त कर रहा है, वहां उपचुनाव हुए। कौन सा साल था? 2009। 16 विधानसभा सीटों पर जब नतीजों की घोषणा हुई,
विपक्ष में बैठे आरजेडी सहित तमाम पार्टियों ने 16 में से 10 सीटें जीती। कितनी? 16 में से 10। नीतीश और बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 6 सीटें मिली। आरजेडी के लालू यादव ने तो घोषणा कर दी कि 10 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी यही नतीजे हम दोहराएंगे। लेकिन दिसंबर 2009 में जिस विपक्ष को जनता ने 10 सीटें दी, उसी विपक्ष को नवंबर 2010 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार मिली। आरजेडी को विपक्ष का नेता बनने लायक यानी 25 सीटें भी हासिल नहीं, 22 पर सिमट गई। राबड़ी देवी खुद की सीट राघोपुर का चुनाव तक हार गई। यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश आ जाइए। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 403 में से 312 सीट जीतकर सत्ता में आई। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री बन गए। दोनों उस वक्त सांसद थे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद थे और केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर से सांसद थे। दोनों ने सीटें खाली की। उत्तर प्रदेश के ही कैराना की सीट भी सांसद हुकम सिंह के निधन की वजह से खाली हो गई, यानी 3 उपचुनाव होने थे। तीनों जगह हुकम बीजेपी हार गई। मतलब प्रदेश के सिटिंग मुख्यमंत्री, सिटिंग उप मुख्यमंत्री के लोकसभा सीट पर पार्टी चुनाव हार गई। विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव से लेकर पूरा विपक्ष यही कहने लगा, सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया है। अब केंद्र में बैठी मोदी सरकार की उल्टी गिनती काउंटडाउन शुरू। वैसा ही माहौल बिल्कुल जैसा अभी है। गोरखपुर में सवर्ण समीकरण समझाया जाने लगा। कैराना में जाट राजपूत समीकरण समझाया जाने लगा। बांकीपुर में जैसे समझाया जा रहा है ना सवर्ण वाला, ये सब हुआ। और फिर इन नतीजों के करीब 1 साल बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। नतीजा बताऊं? गोरखपुर से बीजेपी के रवि किशन ने 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। फूलपुर से बीजेपी के केशारी देवी पटेल 1,71,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत जाते। कैराना से बीजेपी के प्रदीप चौधरी 92,000 से ज्यादा वोट से जीत जाते हैं। केंद्र में बीजेपी 303 सीटें जीतकर सत्ता में आ गई। यानी जिस आंदोलन के माहौल को 3 साल तक या 3 साल बाद भुनाने का गणित इस वक्त बिठाया जा रहा है, उसको किसान आंदोलन के बाद ही बाद की हकीकत जो है वो बिगाड़ रही है। उपचुनाव के नतीजों में जिन लोगों को सत्ता दिख रही है, उसका सपना 1963 से लेकर 2018 के उपचुनाव के नतीजे तक टूटता हुआ दिख रहा है, और वो भी फैक्ट्स में। जातिगत गणित ये बता रहा है, और बताकर जो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का खेल खराब हो गया है, गोरखपुर की कहानी उसकी हकीकत बयां कर रही है। हालांकि इन तीनों पार्ट के बाद एक पार्ट सत्ताधारी बीजेपी के लिए भी है। बीजेपी के रणनीतिकार जितना जल्दी ये समझ ले कि उनका वोट बैंक उनसे किन किन मुद्दों पर नाराज है और बीजेपी के लिए यह बेहतर होगा।